हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स लेकर आए हैं और पहला हमारा जो चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेसन 10 है, अध्याय 10 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसकी पहली हेडिंग हमने डाली है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आप तो जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में आपकी सहायता करती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। पहले एक डायग्राम यहाँ मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे एक हमारा प्लेन है, ठीक, और प्लेन के नीचे सिल्वर कोटेड हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, ये सिल्वर कोटेड हो गया। अब मतलब इसके इस पार प्रकाश नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस प्लेन पर ये हमारा अभिलंब हुआ, नॉर्मल इसको कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, जो कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जिस बिंदु पर ये अभिलंब आता है इसका नाम हम लोग ओ लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु इसको कहते हैं। ओ को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जो रे इस पॉइंट पर आती है, जैसे ये हमने एक रे ऐसे बना दी है। ठीक है, तो इस रे को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। ठीक है, जो किरण आने वाली होती है, हमारा जो ये प्लेन सरफेस है इस पर जो रे आ रही है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और यह किरण इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती, इधर चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखो स्टूडेंट कि यहाँ से जो किरण आ रही है और इधर जो रिफ्लेक्ट हो रही, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब इन दोनों के अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल होता है इसको आपतन कोण कहते हैं। आई को हम लोग क्या कहते हैं? आई इज इक्वल टू आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा जो इधर बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको हम लोग कहते हैं आर। ठीक है, आर हुआ हमारा, आर वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना जानने के बाद हम लोग परावर्तन देखेंगे। तो इधर से किरण आई और इधर चली गई तो ये परावर्तन हुआ।
अब इस परावर्तन में इधर जो मीडियम है इसके उस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियम सेम है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अब हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप पेन लीजिए, वीडियो हमारा धीमा करिए, स्लो करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी मीडियम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी मीडियम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। परावर्तन समझ में आया। ये प्रकाश की किरण, ये हमारा चमकदार तल है, इसका नाम हम कुछ भी रख दें, जैसे कुछ कहीं कहीं जेड जेड डैश ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण चमकदार तल जेड जेड डैश से टकरा करके उसी मीडियम में लौट आती है, जी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मीडियम सेम है, सेम माध्यम है, ठीक है। माध्यम जो इधर है, इधर माध्यम 1 है, ठीक। तो इधर भी माध्यम 1 ही है, ठीक है ना। ये नहीं कि माध्यम बदलेगा, माध्यम नहीं बदलेगा, मीडियम सेम है दोनों, ठीक है। यानी उसी माध्यम में आ रही थी, यहाँ भी माध्यम 1 ही है, यहाँ भी माध्यम 1 ही है। ये किरण ऐसे आ रही है, ऐसे लौट जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। उन दोनों नियमों को आप ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम यहाँ देखो स्टूडेंट, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। कहाँ पर अभिलंब है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों हमारे इस बोर्ड पर बने हैं, बोर्ड हमारा एक तल है, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स आराम से लिख सकते हैं। इसके 2 नियम हैं, ठीक है। इसके 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है? पहला, ये तो हमने आपको बता दिया, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तीनों तो हमारे एक बोर्ड पर ही बने हैं ना, बोर्ड हमारा एक तल है, प्लेन है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट कि I = R होता है, यानी आपतन कोण, आपतन कोण I = परावर्तन कोण R, ठीक है। परावर्तन कोण R, ठीक है स्टूडेंट, ओके।
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिबिंब तो रिफ्रैक्शन से भी बनता है, रिफ्लेक्शन से भी बनता है। देखो स्टूडेंट, हम दोनों प्रतिबिंब की जो डेफिनीशन बताएंगे, हम दोनों के एक साथ बताएंगे, ठीक है। और आप नोट करिए, आप वीडियो धीमा करके आवाज़ से हमारे नोट करिए, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, लिख भी देते हैं, ठीक है। दोनों अपवर्तन की अभी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन प्रतिबिंब में दोनों हम लोग डिफाइन साथ साथ करेंगे, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी इसको कहते हैं रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी डेफिनीशन हम बोल दे रहे हैं, इन्हीं में से आपको, आप इनसे खुद बना के लिखिए। यहाँ देखिए, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी से आप अपना लिखिए, खुद नोट करिए। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या हुआ, ये उल्टा प्रतिबिंब होता है। एक ऐसा होता है उल्टा, ठीक है, यानी यह इन्वर्टेड होता है। ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब देखिए स्टूडेंट, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें, ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप इसी से खुद बनाइए, दोनों हमने बताया। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप नोट करिए, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं, कहीं कहीं लिखते हैं वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और ये उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा,
आभासी प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ होती नहीं किरणें, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। और यह प्रायः जो होता है ये सीधा होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसा होता है? सीधा होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे मिरर यानी दर्पण। देखो स्टूडेंट, आपने अपने घरों में दर्पण देखा होगा। वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु होती है जिसके एक तरफ कलई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक है, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार रे जा सकती है। अब अगर इधर से हम कलई कर दें इधर, तो इसका जो अपोजिट फेज है, उल्टा फेज, ठीक है, विपरीत पृष्ठ जो है, इसको हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो कलई किए हुए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक पृष्ठ इधर कलई कर दिया जाए, ठीक है, एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो उसके विपरीत पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण क्या होगा कि किसी भी कोई भी वस्तु ऐसे है, इधर कलई कर देंगे तो इधर दर्पण होगा, अगर ये पारदर्शी है तब, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। और दूसरा होता है समतल दर्पण। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमारा दर्पण ऐसा हो, ठीक है, हमारा जो दर्पण है वो ऐसा हो कि उसका जो है पृष्ठ अवतल या उत्तल हो, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ कैसे होगा, या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ इस साइड का हुआ, इधर का जो ये परावर्तक पृष्ठ हमारा है, ठीक, इस वाले पृष्ठ को हम लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और अगर इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे देखिए, अब इधर से कलई कर दिया हमने, ये कलई हो गया, पेंटेड हो गया। ठीक है, तो इधर वाला पृष्ठ जो हमारा ये है, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण वो होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। अब गोली अगर अंदर दबा होगा तो अवतल होगा, उभरा हुआ होगा तो उत्तल होगा। तो ये हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ हमारा जो होगा ये कॉनकेव हुआ, अवतल हुआ। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, इसका जो हमारा तल है, ठीक है, परावर्तक तल, ये उभरा हुआ है तो इसको उत्तल कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया स्टूडेंट कि यदि किसी दर्पण का परावर्तक तल गोलीय है, तो गोलीय है, सुन करके नोट करिए, तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल बीच में दबा होता है, उत्तल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल बीच में उभरा हुआ होता, उठा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हमारा होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता है।
ठीक। ऐसा दर्पण, नोट करिए खुद, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया, ये परावर्तक तल है इसका, ठीक, परावर्तक तल, और ये है समतल, समतल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता, चिकना होता है। तो ये परावर्तक तल इसका चिकना है, ऐसे हमने सीधा बना दिया है, तो ये समतल दर्पण हो गया। ये बीच में दबा हुआ है तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये बीच में उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक दर्पण है, इसका एक हमने काल्पनिक गोला खींच लिया है। यहाँ एक दर्पण है, इसका हमने एक काल्पनिक गोला खींच लिया है। ठीक है, तो काल्पनिक गोला हमारा जो है दर्पण, उसका एक भाग होता है। ठीक है, तो हम ऐसे अपने दर्पण के बारे में कह सकते हैं कि दर्पण जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, धीरे धीरे वीडियो धीमा करके नोट कर लीजिए। ठीक है, दर्पण जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस काल्पनिक गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोल। ठीक है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु, जो भी ये दर्पण ऐसे है, ये दर्पण ऐसे है, तो इस दर्पण का जो भी मध्य बिंदु होगा, ठीक बीच में, जितना इधर उतना इधर, ठीक है, वैसे इधर जितना इधर और उतना उधर। ठीक है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु, नोट करिए स्टूडेंट, किसी दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका ध्रुव है, यहाँ पर इसका ध्रुव है। ठीक है स्टूडेंट, किसी दर्पण का मध्य बिंदु, यहाँ से पूरा दर्पण नाप लेंगे और उसके ठीक बीच का जो बिंदु होगा, यहाँ से जो दर्पण होगा उसका ठीक मध्य बिंदु जो होगा उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, मुख्य अक्ष क्या होगा, ये हमारा ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। ये हमारा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। अब इनको मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, इनको जो रेखा मिलाए वो रेखा हमारा क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, परिभाषा ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, सुन करके नोट करिए। ठीक है, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कौन रेखा होगी, ये रेखा होगी जो P और C को जोड़ती है। P और C को जोड़ने वाली रेखा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखो स्टूडेंट, द्वारक क्या होता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो इस पॉइंट से ले कर के ये अगर हम ऐसे मिला दें यहाँ, और इस पॉइंट से ले कर के हम ऐसे मिला दें स्टूडेंट, ऐसे ये मिला दिया हमने, ठीक है। तो दर्पण के इतने भाग से इधर रे आएगी और इसमें भी रे इधर से आएगी। रे इसी में इंटर हो सकती है ना, इसमें, या यहाँ से इस पर आ सकती है, इस पर आ सकती है, ठीक है। तो दर्पण के जिस भाग में किरणें आती हैं, आपतित होती हैं, उस भाग को द्वारक कहते हैं, ठीक है। दर्पण के जिस भाग में किरणें आती हैं उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो द्वारक इसमें कौन सा हो गया, XY द्वारक है, ठीक है। और इसको कहीं कहीं व्यास भी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, व्यास। ध्यान दीजिएगा, व्यास कैसे हुआ, ये सीधी लाइन हुई, कहीं कहीं इसको व्यास भी लिखते हैं। तो द्वारक क्या होता है, दर्पण के दोनों अंत्य बिंदुओं, दर्पण के दोनों अंत्य बिंदुओं जिसमें से किरणें प्रवेश करती हैं, द्वारक कहलाता है। ये सीधी रेखा XY द्वारक कही जाती है। इसको प्रायः दर्पण का व्यास कहते हैं, इतने भाग के लिए ये व्यास होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप परिभाषा सुनिए और खुद लिखिए, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, R से, ठीक है। और इसमें जो R होता है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन का है, ये निगेटिव होगा, इधर है, ये पोल से इस दिशा में है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो इसमें R इस दिशा में है, इधर है R, यहाँ से लेकर के ये R यहाँ है इसमें, ठीक है। तो इसमें R क्या होगा, धनात्मक होगा, इसका R ऋण होगा, इसका R धन होगा। ये हमारा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल में R ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल में R ऋणात्मक, ठीक है। और उत्तल में धनात्मक, और उत्तल में R जो है R धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल में R क्या होता है, ऋण में हो जाएगा, अवतल में R क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दूसरा देखिए फोकस, हम लोग देखेंगे फोकस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसमें देखो स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी इसका फोकस जो है बाईं ओर है और इसका फोकस दाईं ओर है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ध्रुव और फोकस इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकस अंतर कहते हैं। इसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्मॉल f ही लिखते हैं, कहीं कहीं एक आध जगह कैपिटल F यूज करते हैं,
ठीक है, कहीं कहीं एक आध जगह कैपिटल एफ भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और अवतल के लिए ये हमारी फोकस दूरी ध्रुव के इधर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये ऋणात्मक होगी। अवतल के लिए ऋणात्मक, ठीक। और उत्तल के लिए धनात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है r = 2f होता है। ठीक है, या f = r/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों ही फार्मूले आप याद रखेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध f = r/2 होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। इसमें हम लोग चिन्ह कैसे, कहाँ पॉजिटिव लेंगे, कहाँ निगेटिव लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये जो पोल होगा हमारा, इस पोल से इस साइड में हमारा माइनस होगा और इस साइड में प्लस होगा। ठीक है, ये हमारा पोल है, इधर का माइनस होगा, इधर का प्लस होगा। यानी पोल के बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होंगी और दाएं ओर की धनात्मक होंगी। ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाएं ओर की धनात्मक होगी। पोल के बाएं ओर ऋण, दाएं ओर धन होगा। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के ऊपर इधर धनात्मक होगा और इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की माप धन में ली जाएगी, नीचे की माप ऋण में ली जाएगी। यानी ये यहाँ धन होगा और यहाँ ऋण होगा, नीचे की ओर ऋण होगा, यहाँ ऊपर की ओर धन होगा। ठीक है, और नीचे की ओर ऋण होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा एक चीज़ और होगी कि किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी, रे ऐसे लाई जाएगी, किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। ठीक है, ये हमारी जो किरण होगी वो बाईं ओर से आएगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन में आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ध्रुव के पहला पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाएं ओर की धनात्मक होती हैं। ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किरण जो है वो बाईं ओर से डाली जाती है। जिधर हमारा मिरर है ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिरर को रखेंगे कि किरण हमारी बाईं ओर से आए। ठीक है, तो किरण हमारी बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है दर्पणों से। तो पहला नियम देखो स्टूडेंट, पहला नियम यहाँ है। ठीक है, पहला नियम ये होगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण वो फोकस से होकर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर आएगी किरण, तो इन दोनों के ठीक बीच में जो होता है वहाँ से ये पास होगी ऐसे। ठीक है, पहला रूल ये होगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, वो किरण फोकस, ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर किरण वो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण ऐसे आ रही, यहाँ फोकस है, देखो किरण ऐसे आ रही फोकस से, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अगर इसमें वही किरण आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर वाली ऐसी किरण आ रही है,
ठीक है। अब इसमें जब वो परावर्तित होगी तो इनके बीच में यहाँ ठीक एफ होता है यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि ये किरण एफ से निकल रही है ऐसे, ठीक। ये इसको डॉटेड हम लोग दर्शा देते हैं। अगर ऐसा होगा तो यह ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से होकर आ रही किरण, ठीक है। यानी फोकस से इसमें निकलती हुई प्रतीत होगी, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है हमारा, ठीक है। और इसमें अवतल दर्पणों में क्या होगा, देखो कि किरण यहाँ से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये फोकस है, यहाँ ये फोकस है। अगर कोई किरण ऐसी आ रही फोकस से आ रही है तो वो इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये होगा स्टूडेंट कि जो किरण हमारी यहाँ पर आएगी, ऑप्टिकल से ये पोल पर आएगी, ध्रुव पर ऐसे आएगी, तो वो जितने कोण पर मुख्य अक्ष से आएगी उतने ही कोण पर रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा लॉ हुआ इसके लिए, ठीक है, कि जो किरण जितने कोण पर इधर आएगी ये आई होता है और उतना ही इधर आर होता है, ठीक है। तो जितने कोण पर ये किरण यहाँ आ रही है उतने पर ही वापस चली जाएगी। वो दोनों दर्पणों में इसमें भी वही पोजीशन होगी। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यही दूसरा रूल अप्लाई करें अगर, तो इसमें देखो, इसमें ऐसे किरण आ रही है ऐसे यहाँ से, ठीक है। ये किरण ऐसे जाएगी यहाँ से, जो एंगल इधर आई बनेगा वही एंगल इधर आर बनेगा, ठीक है। दोनों सेम एंगल होंगे, ठीक है। आई और आर कितने होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ये निकल आएगा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग तीसरा इसमें रूल देखेंगे। अब इसमें जो रे हमारी यहाँ से आ रही, वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है किरण। वक्रता केंद्र वाली किरण अपने उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात, जिस रास्ते पर आ रही थी उसी पर वापस आ जाती है। इसमें देखो स्टूडेंट, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अगर हम ऐसे ले जाएं, ठीक है, तो ये किरण आ रही है अगर स्टूडेंट, ये अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी। अगर ये किरण देखो यहाँ जैसे आके मिल रही ना, ये ऐसे यहाँ सीधा अगर मिला दें हम, तो ये यहाँ से आ रही वक्रता केंद्र पर मिल रही है, ठीक है। तो जो किरण वक्रता केंद्र, हमारा जो वक्रता केंद्र है, वहाँ से उस पर आती हुई प्रतीत होगी या वहाँ से गुजर रही होगी, यह किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जिस मार्ग पर आएगी उसी पर वापस लौट जाएगी।